अब शुरू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना होता है समझिए। इसमें हम लोग लाइट का जो वेव नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइट का वेव नेचर, ठीक है। और उस वेव नेचर की वजह से वो क्या क्या डिफरेंट फिनोमिनन शो करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट के वेव नेचर की वजह से क्या क्या फिनोमिनन हो सकता है जो एक्सक्लूसिव टू वेव नेचर है। इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस ऑफ वेव हम लोग जानते ही है ना। सेकंड, डिफ्रैक्शन हो सकता है। और तीसरा पोलराइजेशन, क्या है, पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये वेव नेचर को डिनोट करती हैं। तो इसमें इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और पोलराइजेशन पढ़ेंगे। आप जानते हैं ऑलरेडी साउंड वेव्स में भी इंटरफेरेंस होता है, उसमें भी डिफ्रैक्शन होता है, लेकिन पोलराइजेशन जो है वो केवल ट्रांसवर्स वेव का होता है। किसका होता है? ट्रांसवर्स वेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेव नेचर है जिससे आप साउंड वेव और लाइट वेव को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वो है पोलराइजेशन। वेव नेचर का वो फिनोमिनन है जिसका यूज करके आप लाइट वेव और साउंड वेव में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब वो केवल ट्रांसवर्स वेव शो करता है। अब लाइट कैसा वेव है? लाइट है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हालांकि शुरुआत में जब ये दिया गया था तो ये सब चीजें हमें नहीं पता थी। पूरी एक हिस्ट्री है कि कैसे लाइट के नेचर के फाइनल कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचे हैं। चलिए, तो हम लोग मेनली जो हाइगन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, हाइगन्स प्रिंसिपल में जो चीजें हम लोगों को पढ़नी है और उसके बेसिस से लाइट के सारे फिनोमिनन को जो उस समय नोन थे उसको जो एक्सप्लेन करने की हम लोग कोशिश करते हैं, वही चीज पूरा वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन मालूम है लाइट का, हाँ, लेकिन ये रिफ्लेक्शन जो है ये एक्सक्लूसिव टू वेव ऑप्टिक्स नहीं, ये रे ऑप्टिक्स से भी एक्सप्लेन हो सकता है। उसी तरह से रिफ्रैक्शन है, ये भी एक्सक्लूसिव टू रे ऑप्टिक्स नहीं, एक्सक्लूसिव टू वेव ऑप्टिक्स नहीं। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दोनों इस दोनों को एक्सप्लेन कर सकता है। हालांकि आपको याद होगा डिफ्रैक्शन जो आता है, सॉरी डिस्पर्शन, याद है डिस्पर्शन? डिस्पर्शन फिनोमिनन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? लैम्डा कंसीडर करते कि नहीं करते? लैम्डा कंसीडर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यहां पे ये डिस्पर्शन, ऑल्दो हमने रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा, लेकिन डिस्पर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने वेव नेचर का सहारा लिया था। तो ये भी, ये जो है रे ऑप्टिक्स की मदद से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन होता है और उसमें वेव ऑप्टिक्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है भाई। ये दोनों आराम से रे ऑप्टिक्स से, केवल रे ऑप्टिक्स से भी हो सकते थे, लेकिन बाद में जो ये फेनोमेनन डिस्कवर हुए ये सब ये नहीं एक्सप्लेन हो पाया रे ऑप्टिक्स की मदद से, केवल वेव ऑप्टिक्स इसको एक्सप्लेन कर सकता था, क्योंकि इंटरफेरेंस रे नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो इसी सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद हाइजेंस प्रिंसिपल और उसके बाद उसमें रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन देखेंगे और फिर इंटरफेरेंस पे आ जाएंगे और फिर डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के साथ चैप्टर को एंड करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में फॉलो करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले हाइगन्स प्रिंसिपल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म है जो कि कहलाता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। तो हाइगन ने कहा कि जो वेव है यानी लाइट वेव है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। किसके फॉर्म में प्रोपेगेट करता है? वेव फ्रंट के फॉर्म में। तो उन्होंने कैसे ऐसा कहा, इसको समझिए। उन्होंने कहा कि वेव फ्रंट जो है वो लोकस ऑफ कांस्टेंट फेज है। कांस्टेंट फेज, अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है तो उसका कुछ फेज होगा। फेज क्या होता है समझिए। अगर हम लाइट का एक इक्वेशन लिखें, मान लीजिए किसी वेव का जनरल इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल्स टू a sin
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ऐसा कुछ। तो ये जो चीज है ये आपका फेज को बताता है। ये क्या बताता है? फेज। ये फेज कहां पे है? इसमें ये चीज फेज, दिस इज फेज। फेज वो चीज होता है जो डिसाइड करता है कि किसी वेव में मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुआ। ध्यान से सुनिए, ये फेज किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बोलो? टाइम पे और एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? टाइम पे डिपेंड कर रहा है और एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये एक वेव है, मान लो किसी और टाइम पे ये वेव ऐसा शेप ले लेगा, थोड़ा आगे भी बढ़ना है ना वेव को, तो आप देखें कि ये जो लाइन है ना, ये वेव जो बनाया हमने, ये हमने फोटो खींचा, फोटो। तो जब आप फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचने से टाइम फिक्स हो जाता है। एक गिवन फोटो में सब चीज का जो सिचुएशन होता है वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है ना। तो ये बेसिकली इस पूरे वेव में टाइम सेम है, फिर इस वेव में टाइम सेम है। अच्छा मान लो इसमें टाइम सेम है, एक्स वेरी करेंगे तो फेज वेरी कर रहा है कि नहीं? अरे टाइम कांस्टेंट करोगे तो भी एक्स वेरी करेंगे तो फेज वेरी करेगा। हाँ। अच्छा एक्स को फिक्स कर लो, एक्स मतलब ये पॉइंट हो गया ना, ये लाइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स को फिक्स कर लो तो अलग अलग टाइम पे भी फेज अलग अलग है कि नहीं? ये एक्स फिक्स कर लिया मतलब ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब सोचो इस पॉइंट वाला का यहां पे है कभी डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कभी यहां है और कभी यहां है कि नहीं? मतलब दो अलग अलग टाइम पे सेम ही एक्स के लिए अलग अलग फेज भी हो सकता है। दो अलग अलग टाइम पे सेम एक्स के लिए दो अलग अलग फेज होगा कि नहीं होगा? तो फेज बेसिकली बताता है कि यहां का पार्टिकल दो अलग अलग टाइम पे कितना दूरी पे था मीन पोजीशन से। देखो तो दोनों अलग अलग टाइम पे वही सेम पार्टिकल अलग अलग जगह पे था कि नहीं था? ठीक है। और अलग अलग पार्टिकल तो सेम टाइम पे भी अलग अलग जगह पे है कि नहीं? दो अलग अलग, कोई भी दो अलग अलग पार्टिकल ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्या दोनों अलग अलग जगह पे हैं? अलग अलग जगह मतलब मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये फेज डिसाइड कर रहा है। कैसे? y का वैल्यू वही डिसाइड कर रहा है। यही y होता है, ये y यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है ना पार्टिकल का फ्रॉम मीन पोजीशन, यही क्या होता है? y होता है। तो ये जो y है ये कैसे पता चल रहा है? ये y का वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? a तो फिक्स है भाई, a फिक्स है। साइन के अंदर जो एंगल जाएगा उसी के हिसाब से y का वैल्यू आएगा कि नहीं? y का वैल्यू a/2 हो सकता है, y का वैल्यू √3a/2 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि साइन के अंदर कौन सा एंगल जा रहा है। और वो एंगल कौन सा जाएगा वो कौन डिसाइड कर रहा है बोलो? टाइम और x। ये इतना चीज आपको पता होना चाहिए था 11th के सिलेबस से, जो हमने साउंड में पढ़ा। तो ये फेज है। अब बहुत सारे वेव निकलेंगे, अगर बहुत सारे वेव निकलेंगे तो उनमें ऐसा बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स होगा जिन सब सारे पॉइंट्स का सेम फेज होगा। जैसे इसको पहले मिटा लेते हैं, इधर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा। मान लीजिए कि बहुत सारे वेव्स एक ही डायरेक्शन में निकल रहे हैं, क्या इस पॉइंट का जो फेज है वही इस पॉइंट का फेज है, वही इस पॉइंट का फेज है, वही इस पॉइंट का फेज? ध्यान से देखो भाई, क्या इन सारे पॉइंट्स का फेज सेम है? है ना? इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो जो सरफेस मिलेगा उसी सरफेस को वेव फ्रंट बोलते हैं। सो वेव फ्रंट इज एक्चुअली लोकस ऑफ कांस्टेंट फेज। लोकस मतलब वो सारे पॉइंट्स जो उसी रूल को फॉलो करते हैं। तो कांस्टेंट फेज मतलब जिनका सबका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन सेम है कि नहीं? सब यहां पे मैक्सिमम दूरी पे। आप यहां वाला भी ले सकते थे, सब यहां से मीन पोजीशन से सेम दूरी पे। तो ऐसा वेव जो होगा, ऐसा जो लोकस निकालेंगे इस सरफेस को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। क्लियर है ये चीज?
चलिए आगे बढ़। सो इट इज बेसिकली, वेव फ्रंट को लिख लीजिए, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स, locus of all such particles of the medium, locus of all such particles of the medium which are vibrating in same phase, which are vibrating in सेम फेज, सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले जितने पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स को ज्वाइन करके जो सरफेस मिलता है उसी सरफेस को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। अब ये फेज ना अपने आप में आगे बढ़ेगा, देखिए सोचिए, ये वेव थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये फेज अब यहां पे आ गया, कह सकते हैं कि नहीं? तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये वो स्पीड है जिस स्पीड से फेज आगे बढ़ रहा है, या ये वो स्पीड है जिससे वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है। सो द स्पीड विथ विच वेव फ्रंट आगे बढ़ता है उसी को हम लोग कहते हैं फेज स्पीड। क्या बोलते हैं बोलो? फेज स्पीड। फेज स्पीड, जिस स्पीड से वेव फ्रंट आगे बढ़ता है उसको कहते हैं फेज स्पीड। तो लिख लीजिए, द स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड, द स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स is called phase speed। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है समझिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वेव जिधर ट्रैवल कर रहा है वेव फ्रंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। अच्छा, वेव जिधर ट्रैवल कर रहा है उधर ही लाइट रे होता है कि नहीं? अरे भाई साहब, किस वेव की बात कर रहे हैं? लाइट वेव की बात कर रहे हैं, है कि नहीं भाई? अब लाइट वेव की बात करें तो लाइट जिधर ट्रैवल करेगा, लाइट रे जिधर होगा, जिसको अभी तक रे समझते आ रहे हैं, तो वो लाइट रे जिधर होगा उधर ही लाइट ट्रैवल करता है ना, तो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर होगा। तो क्या यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमेशा जब भी लाइट रे बनाएंगे वो वेव फ्रंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइट रे, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट वेव, है ना? लाइट रे बस अपनी सुविधा के लिए बोल रहे हैं क्योंकि यही अभी तक समझते आ रहे थे। अब आ जाते हैं भाई, वेव फ्रंट हमने समझ लिया, अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, देखना, आप देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला टाइप है स्फेरिकल, शेप के हिसाब से देख रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होता क्या है समझे। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब यहां से जब लाइट निकलेगा वेव के फॉर्म में तो ऐसे निकलेगा, सेम वेवलेंथ का लाइट एमिट होगा। अच्छा, वेव जो निकलेगा वो एक डायरेक्शन में तो नहीं निकलेगा भाई, है ना? वो सारे डायरेक्शन में निकलेगा, 3 डायमेंशन में सारे डायरेक्शन में निकलेगा, है ना? तो अगर आपने वेवलेंथ को सही सही ड्रॉ किया है तो देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए सोर्स से? होने चाहिए। और
इन सबको अगर पूरे डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ऐसा पॉइंट्स खोजेंगे तो इस तरह से यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, सब सेम डिस्टेंस पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इन सबको अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक सर्कल मिलेगा 2 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन में क्या मिलेगा बोलो? स्फीयर। तो क्या ये जो सरफेस है वो सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज है? हाँ, क्योंकि हमने कांस्टेंट फेज वाले पॉइंट्स को ही ज्वाइन किया भाई। तो ये ऐसा सरफेस, ये कैसा हमको वेव फ्रंट मिला बोलो? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला। मिला कि नहीं मिला? कब मिला? जब हमारा सोर्स क्या था? पॉइंट सोर्स। सो अ वेव फ्रंट एमिटेड बाय अ पॉइंट सोर्स इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अ वेव फ्रंट एमिटेड बाय अ पॉइंट सोर्स इज spherical wave front. So when the source of light is a point source, wave front emitted by it is spherical wave front. ठीक है भाई, दूसरा देखते हैं, इधर ड्रॉ करिए जल्दी से। स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। दूसरा आ रहा है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मान लो हमारे पास लीनियर सोर्स, ऐसा सोर्स, तो अगर लीनियर सोर्स है ऐसा कुछ हो, तो देख रहे हैं ये जितना फेज है उतना ही फेज ये है, और इसके सामने भी वैसा ही होगा। ये सोर्स हो गया हमारा, तो उसके सामने भी उतनी ही दूरी पे इस पूरे जगह पे सेम फेज आएगा कि नहीं? तो अगर हम लोग इसका एक कांस्टेंट फेज का सरफेस ड्रॉ करना चाहें तो क्या ऐसा सिलेंडर मिलेगा? तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब मिलता है? लीनियर सोर्स हो तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है। व्हेन सोर्स इज लीनियर, the wave front emitted by it is cylindrical wave front. थर्ड आता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो डायरेक्टली प्लेन वेव फ्रंट एमिट करे, लेकिन अगर बहुत बड़ा स्फीयर हो, उसका एक छोटा सा टुकड़ा देखें तो प्लेन वेव फ्रंट होगा। जैसे सन है, सन एक पॉइंट सोर्स मान सकते हैं क्या अर्थ से? तो वहां से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट होगा वो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा स्फीयर बन जाएगा, और हमारे अर्थ पे उस स्फीयर का इतना ही छोटा सा पार्ट फॉल करेगा। करेगा कि नहीं? तो वो जो वेव फ्रंट फ्रॉम द सन है जो अर्थ पे फॉल हो रहा है, इट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर स्फीयर। कितना बड़ा स्फीयर है वो? सन को सेंटर लेते हुए अर्थ तक के बीच का डिस्टेंस का जो स्फीयर बनाएंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और उसके सामने अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ का साइज बहुत छोटा। तो वो जो वेव फ्रंट मिलेगा वो वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट ऐसा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर वेव के डायरेक्शन को हम लोग दिखाएं स्फेरिकल वेव फ्रंट में, ऐसे लाइट रेज जा रहा होगा रेडियली जाएगा भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर हो ना, रेडियल डायरेक्शन ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में अगर लाइट को दिखाएं कैसे जा रहा हो, ऊपर से टॉप से देखें, ये सोर्स हो गया, ऐसे लाइट रेज जा रहा हो, दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं दिख रहा 2D में, लेकिन 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 3D में होगा। सोर्स से ऐसे सारे डायरेक्शंस में निकलेगा तब स्फीयर होगा, और वो लीनियर सोर्स से खाली इसी प्लेन में इस तरह से निकल रहा है। समझ रहे हैं? अच्छा, फिर प्लेन वेव फ्रंट की बात करो, क्या लाइट रेज ऐसा होगा? परपेंडिकुलर होना है ना भाई, तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए लाइट रेज आपस में पैरेलल टू ईच अदर होगा। अच्छा, केवल ये ऐसा नहीं कि स्फेरिकल के लिए ही होगा, अगर आप सिलिंड्रिकल में बहुत बड़ा ले लें और उसका एक छोटा सा पार्ट लें तो वो भी कैसा आएगा? प्लेन ही आएगा।
सो प्लेन वेव फ्रंट हम कहते हैं अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेरी लार्ज स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। अब आपने देखा होगा हमेशा हम लोग लाइट रेज विच इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी को पैरेलल टू ईच अदर लेते हैं। उसका कारण आपको यहां से दिखेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से कोई भी सोर्स हो, हम तक पहुंचते पहुंचते लाइट उसका प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में आएगा, और प्लेन वेव फ्रंट के रूप में जब लाइट रेज आएगा तो लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर होंगे। आ रहा है समझ में? yes. जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत वेव फ्रंट से की, लेकिन रे तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक लाइट के बारे में, क्यों तो रे के फॉर्म में चलता है। तो इस वेव फ्रंट से रे का क्या रिलेशन है, कुछ हद तक तो हमने देख भी लिया है। कैसे रे ड्रॉ करेंगे, अगर वेव फ्रंट हमें मालूम हो तो रे कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमें मालूम है कि वेव फ्रंट ऐसा है और वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग इसके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे और एरो दिखा देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव, और वही रे ऑफ लाइट कहलाएगा। वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो रे जो है उससे वेव फ्रंट नहीं बनता, वेव फ्रंट बन जाता है उससे रे आता है। ठीक है, ऐसा मतलब कॉन्सेप्चुअली, और प्रैक्टिकली तो दोनों साथ में चलेंगे। जैसे मान लो ऐसा वेव फ्रंट है, तो लाइट रेज कैसा होगा, ऐसे ट्रैवल करता है इस तरह से कि वो परपेंडिकुलर रहे, है ना। ये हो गया डाइवर्जिंग लाइट रेज के लिए वेव फ्रंट। ऐसा वेव फ्रंट है, लाइट कैसे ड्रॉ करें। कन्वर्जिंग लाइट रेज के लिए वेव फ्रंट। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में किसी भी रे के अलोंग जाएं, किसी भी रे के अलोंग जाएं, ट्रैवल करें, तो सेम टाइम लगेगा, टाइम सेम लगेगा, टाइम कांस्टेंट है। और अगर टाइम सेम है और ये सेम मीडियम भी है, पूरा एकदम यूनिफॉर्म मीडियम है, तो सेम मीडियम होने की वजह से वेव का स्पीड सेम रहेगा कि नहीं? तो फिर डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स along any ray will be same। समझ में आया? प्राइमरी पॉइंट क्या है कि टाइम बिटवीन टू वेव्स, बिटवीन टू वेव फ्रंट्स सेम रहेगा, प्राइमरी पॉइंट ये है। और वहां से दूसरा कंक्लूजन ये निकालेंगे कि अगर यूनिफॉर्म मीडियम है, यूनिफॉर्म मीडियम मतलब सेम मीडियम थ्रू आउट, यूनिफॉर्म मीडियम है, तो along any ray distance same है, distance same। आया समझ में? ये हो गया पैरेलल लाइट रेज के लिए वेव फ्रंट, ये हो गया डाइवर्जिंग लाइट रेज के लिए वेव फ्रंट, ये हो गया कन्वर्जिंग लाइट रेज के लिए वेव फ्रंट। जल्दी से लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल देखेंगे। देखिए हाइगेंस प्रिंसिपल में ही वेव फ्रंट का भी डेफिनेशन, लेकिन अब वेव फ्रंट का डेफिनेशन तो हम लोग देख चुके, बाकी जो वो प्रिंसिपल है हाइगेंस प्रिंसिपल का, वो पार्ट जो नहीं है वेव फ्रंट के डेफिनेशन में, वो देखने जा रहे हैं। एक्चुअली अगर मान लो हम ड्रॉ करना चाहें, अगर हम क्या करना चाहें, ड्रॉ करना चाहें वेव फ्रंट, तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखने जा रहे हैं। सो हाइगेंस प्रिंसिपल टू ड्रॉ, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या करने के लिए, टू ड्रॉ वेव फ्रंट एट लेटर टाइम। तो क्या कहता है हाइगेंस प्रिंसिपल? हाइगेंस प्रिंसिपल कहता है सपोज यू हैव अ वेव फ्रंट, this
wave front is called a primary wave front. Primary wave front. This wave front is called primary wave front. Each point on this primary wave front acts as a point source to emit secondary wavelet. To emit what? Secondary wavelet. तो ये पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है और ये सेकेंडरी वेवलेट निकालेगा। इन सारे सेकेंड, अब ये तो हमने कुछ पॉइंट्स लिए ना, ये भी पॉइंट्स तो कर रहा होगा, ये भी पॉइंट तो कर रहा होगा, ये भी पॉइंट तो कर रहा होगा, ये पॉइंट तो कर रहा होगा। तो इस तरह से आप अगर बहुत सारा ड्रॉ करेंगे तो एक कॉमन सरफेस, टैंजेंशियल सरफेस ड्रॉ हो जाएगा। और ये जो कॉमन टैंजेंशियल सरफेस होगा यही आपको नेक्स्ट सेकेंडरी वेव फ्रंट दे देगी। सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये जो छोटे छोटे हमने ड्रॉ किए थे ना, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोलते हैं? वेवलेट। ठीक है भाई। तो लिखिए हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट is a source of secondary wavelet. Is each point on a wavefront is a source of secondary wavelet which add up to give secondary wavefront at any later time. At any later time. आपको यहां ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट अजम्पशंस इसमें लिया गया है। पहला अजम्पशन लिया गया है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस और सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ईच पॉइंट इज एक्टिंग एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस और सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंड, the secondary wavelets spread in all directions. ऐसा नहीं कि सेकेंडरी वेवलेट खाली एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। सेकेंडरी वेव, अगर ये पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है तो पॉइंट सोर्स तो सारे डायरेक्शंस में वेवलेट्स को स्प्रेड करता है। सो सेकेंडरी वेवलेट्स विल स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। एंड थर्ड, अच्छा किस स्पीड से स्प्रेड करता है सेकेंडरी वेवलेट? With the speed of light in that medium, जिस मीडियम में वो चल रहा है उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उस स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा। थर्ड है, the new wavefront at any later time is given by a tangential surface. ये जो tangential हमने surface ड्रॉ किया, tangent नहीं, straight line नहीं, tangential surface ड्रॉ करेंगे। सब पे tangent ड्रॉ करते हुए कॉमन surface जो ड्रॉ कर पाएंगे वो है tangential surface in a forward direction at that time. Very very important, in forward direction. In ये वेव फ्रंट जो करेंगे वो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन करेंगे। हालांकि इस पे हम लोग बात करेंगे कि बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों नहीं होगा, लेकिन बाद में करेंगे। ये इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई। तो हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, ये तो हाइगन्स प्रिंसिपल हो गया। हाइगन्स कंस्ट्रक्शन करना हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए एक वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, बाद के टाइम का वेवफ्रंट हम लोग निकालना चाह रहे हैं और सेम मीडियम है, तो यहाँ वाला भी सेम टाइम में सेम स्पीड, सेम टाइम में सेम स्पीड, सेम टाइम में सेम स्पीड। क्योंकि इन दोनों के बीच में टाइम सेम होना चाहिए, तो मान लो यहाँ t इक्वल टू 0 का है और यहाँ पे हम लोग t इक्वल्स टू टाउ का ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई। और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है तो v टाउ डिस्टेंस, फिर इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट v है तो v टाउ डिस्टेंस। ठीक है भाई। और इसमें भी मतलब सेमी मीडियम है तो बीटा आउट डिस्टेंस, और उसके बाद कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर दिया तो हमारा सेकेंडरी वेवफ्रंट ड्रॉ के तैयार। सिमिलर तरीका होगा कन्वर्जिंग के लिए भी और डायवर्जिंग के लिए। मान लो कि ऐसा हो गया, ऐसे हमने ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, ये सब परपेंडिकुलर है। ये भी बीटाओ, ये भी बीटाओ, ये भी बीटाओ, ये भी बीटाओ।
तो ये हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट और ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये हो गया हाइगेंस प्रिंसिपल और हाइगेंस कंस्ट्रक्शन। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो हाइगेंस कंस्ट्रक्शन की मदद से अलग अलग रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं वो समझेंगे। ध्यान से सुने। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने देखा है लाइट रे जब कॉन्वेक्स लेंस या जब कॉन्केव लेंस पे स्ट्राइक करता है तो कैसा बिहेवियर शो करता है, ये हम लोग को मालूम है, हमने देखा है ना। सपोज लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन का मीट करता है फोकस पे। यहां पे लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज कर जाता है। उसके लिए अगर हम वेव ऑप्टिक्स से समझना चाहें तो ऐसे हम लोग को वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। तो मान लो हमने वेव फ्रंट बना लिया, ठीक है, और 3 लाइट रेज ड्रॉप की इस तरह से, तो ये तो प्लेन वेव फ्रंट होगा ना। ये वास्तव में आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता पाएगा कि क्यों लाइट रे को इसमें कन्वर्ज करना चाहिए और क्यों लाइट रे को इसमें डाइवर्ज करना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो B को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है इन डेंसर मीडियम और A को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, C को भी लगभग उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर सिमेट्रिकली ले तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जब B, जिस समय B यहां होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट होना चाहिए ना वेव फ्रंट के लिए, उस समय A अब उस लाइन में वर्टिकली ऊपर नहीं मिलेगा, A आगे भाग गया भाई, टूट गया दोस्ती। और C भी A के लाइन में आ गया और बाकी पॉइंट्स भी इसी तरह से ट्रैवल किए होंगे ना। A से जस्ट नीचे वाला जो होगा वो थोड़ा ज्यादा चलेगा तो थोड़ा पीछे होगा, C से जस्ट ऊपर वाला होगा वो C से थोड़ा ज्यादा चलेगा तो C से जस्ट पीछे होगा, एंड सो ऑन। तो इन सबको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का कुछ वेव फ्रंट मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? अब सोचिए जो लाइट रेज होगा वो लाइट रेज कैसे ड्रॉ करेंगे इस पर, ऐसा, ये तो सीधा होगा रेडियस के रेडियल डायरेक्शन, ये भी सीधा ऐसा रेडियल डायरेक्शन है ना। एक्चुअली ये यहां पे आ जाए, ये भी रेडियस के है ना भाई। इसकी वजह से अगर आप देखें तो ये आपको ऐसे बेंड करता हुआ दिख रहा है, ये ऐसे सीधा जाता हुआ दिख रहा है और ये भी आपको ऐसे बेंड होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि क्यों लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज हो जाता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सिमिलरली यहां पे देखिए, अगर आप पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ए को सबसे ज्यादा चलना होगा ए और सी को, तो ए और सी अभी यहीं पे टच है और बी आगे बढ़ गया, तो हम लोग का जो वेव फ्रंट होगा ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा वेव फ्रंट आने लगेगा। और जब ऐसा वेव फ्रंट आएगा तो ऑब्वियसली लाइट रे को परपेंडिकुलर होने के लिए, लाइट रे को अगर परपेंडिकुलर होना है तो इस तरह से डाइवर्जिंग होना, डाइवर्जिंग हो गया भाई। तो एक्चुअली में अब फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर आ गया रहेगा एक्चुअली पॉइंट्स, इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो डाइवर्जिंग लाइट रे इससे एक्सप्लेन हो जाता है। उसी तरह से आप मिरर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्केव मिरर ले लें, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया लाइट रे, अच्छा नहीं बना प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे मान लो प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट हमने इंसिडेंट कराया ऐसा, ठीक है भाई। अब देखो इसमें भी अगर हम 3 पॉइंट लें, ये पॉइंट ए पहले पहुंच गया कि नहीं, पॉइंट बी पहले पहुंच गया,
और पॉइंट सी अभी रास्ते में है, इसको जाने में जितना समय लगेगा तब तक ये रिफ्लेक्ट हो चुका होगा, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया होगा, और बी भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया होगा। अब जो अगर हम लोग वेव फ्रंट बनाएंगे तो ऐसा कुछ वेव फ्रंट मिलेगा, है ना। और जब ऐसा वेव फ्रंट मिलेगा तो ऑब्वियसली लाइट रे ऐसे गया तो ऐसे आया, लाइट रे ऐसे गया ऐसे आया, है ना, मतलब सेम ही जगह पे जाए। और सी वाला लाइट रे तो ऐसे है, तो देख रहे हैं कि ये सब लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है। क्लियर है ये चीज। कॉन्वेक्स के लिए लाइट रे ऐसे पैरेलल जा रहा, ये रिफ्लेक्ट हो चुका है, ये अभी पहुंचा भी नहीं, ये पहुंचा भी नहीं, तो इसको ये जब तक पहुंचेगा, ये जब तक पहुंचेगा तब तक ये रिफ्लेक्ट होके उतना आगे आ चुका होगा। ऐसा हम लोग को रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल जाएगा। और इसलिए लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे डाइवर्ज करता हुआ दिखेगा। हमने प्लेन भेजा था और वो एक कॉन्वेक्स टाइप का वेव फ्रंट बन के आ रहा है। आप अगर प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म देखिए ध्यान से, ऐसे लाइट रेज जा रहा था, 3 पॉइंट ले लिए, ए बी सी, ये वेव फ्रंट ऐसे इस पे स्ट्राइक करता है। ए को सबसे कम ट्रैवल करना है डेंसर मीडियम, तो ए सबसे आगे चला जाएगा, बी उससे थोड़ा पीछे रहेगा, सी उससे थोड़ा पीछे रहेगा, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तो आप सोचे कि लाइट रे को अगर हम लोग ऐसे भेजते हैं तो आपको मालूम है ना कि बेस की तरफ वो मुड़ जाता है, फाइनली मुड़ जाता है कि इसका कारण यहां दिख रहा है, क्योंकि लाइट रे को वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर रहना है। ठीक है, तो इस तरह से वेव ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सबको एक्सप्लेन कर सकता है। और ये डायग्राम क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ करिए कि प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा तो लाइट रेज कैसा जाएगा और वेव फ्रंट कैसा जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या यहां पे बेसिकली हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तक ये लॉ था, है ना, बिना प्रूफ के उसको ट्रू एक्सेप्ट कर रहे थे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग वेव थ्योरी से एक्चुअली प्रूव कर सकते हैं कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो। ठीक है भाई, तो ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट है। इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को 45 से कम रखना चाहिए, तो आप इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पाएंगे। लाइट ऐसे इंसिडेंट करा है, 45 से छोटा है, और ये आप देख रहे हैं ये वाला लाइन, ये जो है वो वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, और ये जो चीज है ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब जब लाइट यहां पे पहुंच चुका था, सपोज पॉइंट ए पे, उस समय ये वाला लाइट अभी बी पे ही है ना। तो अब बी मान लो कि कुछ टाइम टाउ लेता है यहां से सी तक पहुंचने में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये यहां पे रुक के इंतजार करेगा कि भाई साहब आइए चलेंगे साथ में, तो वैसा नहीं होगा, ए तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सपोज कि अगर v स्पीड से लाइट इस मीडियम में चल रहा है तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेगा बोलो? v टाउ। तो यहां पे एक सेकेंडरी वेवलेट हमने बना लिया v टाउ डिस्टेंस। अब ये क्योंकि रिफ्लेक्ट हो चुका है तो यहां से अब ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, तो इधर कहीं किसी डायरेक्शन में भेजेगा लाइट, तो इधर हमने सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ कर लिया और ये दोनों सेकेंडरी वेवलेट पे टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये जो मिल गया हम लोग को ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट।
तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमने ड्रॉ कर लिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना, ये इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है, जो प्लेन ऑफ ड्राइंग है, उसी प्लेन में आपका इंसिडेंट रे भी है, उसी प्लेन में नॉर्मल भी है, और उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड लाइट भी है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल ऑफ देम आर लाइंग इन द सेम प्लेन। तो ड्राइंग से क्लियर है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो प्रूव हो गया। अब सेकंड लॉ जो न्यूमेरिकल लॉ है उसको देखते हैं। तो आपको यहां पे जो प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पहला आप लिख लें कि क्लियरली फ्रॉम द ड्राइंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। आप चाहे तो एंड में भी लिख सकते, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकंड लॉ पे बात करते हैं। ये देखिए, ये है इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप ध्यान से सोचें, ये पूरा एंगल जो नॉर्मल से वेव फ्रंट तक है वो है 90 माइनस आई। ये सॉरी क्यों? इंसिडेंट रे और इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच में टोटल एंगल 90, उसका एक हिस्सा आई तो दूसरा हिस्सा 90 माइनस आई। अब फिर से देखें, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरा एंगल इस नॉर्मल से लेके यहां तक टोटल 90 होना चाहिए। एक हिस्सा 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना होगा बोलो? आई होगा कि नहीं? क्लियर है? तो ये हमने निकाल लिया कि इस ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल एंगल बीएसी जो है वो एंगल आई, ठीक है भैया। सो एंगल बीएसी इज इक्वल टू आई। एक और चीज निकालना है, आर इसी ट्रायंगल, दूसरे किसी ट्रायंगल में खोजना है। अब मान लो इसको हमने डी मान लिया। अब आप ध्यान से फिर से देखें, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंगल टोटल 90। एक हिस्सा यहां से यहां तक का देखें आर, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट का जो मीडियम है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उनके बीच का एंगल टोटल कितना होगा बोलो? 90 माइनस आर। ये यहां से पूरा एंगल 90 है, एक हिस्सा आर है, तो बोलो ये कितना? 90 माइनस आर। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल डीएसी को, डीएसी का एंगल डीएसी जो है वो 90 माइनस आर हमने दिखा लिया, और ये एंगल यहां पे दिख रहा है 90, ये भी आर हो गया। आया समझ में? डीएसी एंगल 90 माइनस आर है और ये एंगल 90। अब आपके मन में आएगा सर ये 90 क्यों? अरे भाई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दोनों के बीच में एंगल तो 90 होता है। तो एंगल डीसीए, डीसीए वो आ रहा है, और इन्हीं दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। दो अलग अलग ट्रायंगल्स में आए हैं, क्या उन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो सीपीसीटी से क्या प्रूफ कर पाएंगे ये चीज? तो हम लोग को ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल ए ले लें, बी एंड सी, एंड ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें सी है कि नहीं? क्योंकि ए एंगल आई और सी एंगल आर है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो यहां पे सी लेंगे। और बी 90 है, एबीसी में बी 90, वहां पे डी 90, तो सी डी ए ये होगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे और इसको हम लोग क्या प्रूफ करेंगे बोलो? कॉन्ग्रुएंट। बताना भाई, बीसी वीटाउ है तो एडी भी वीटाउ है कि नहीं? क्योंकि दोनों सेम टाइम, सेम मीडियम में है, सेम डिस्टेंस लगेगा। अच्छा भाई, तो हम लोग पहला पॉइंट तो ये लिख लें, BC इज इक्वल्स टू BA। सही है, एकदम सेम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। दूसरा, ये बगल में चाहे तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू B टाउ। दूसरा,
एंगल एडीसी, सॉरी एंगल यहां पे पहले ये वाला लेंगे ना 90 कौन सा, एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल सीडीए, सही है क्या, इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल्स 90, और लास्ट में AC इक्वल्स टू AC कॉमन है। तो राइट हाइपोटेनस और साइड RHS से क्या ये तीनों, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब जैसे ही हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया CPCT से, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, है ना, ये लिख लेंगे यहां पे CPCT, एंड दिस इंप्लाइज एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया है। आप चाहें तो इसके बाद में एंड में लिख दें कि from the drawing it is clear that incident ray, reflected ray and normal are lying on the same plane and hence both the laws of reflection are proved। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग प्रूव करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इंटरफेस ऑफ टू मीडिया है, लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखिए ध्यान से कि जब पॉइंट ए पहुंच चुका है, पॉइंट बी अभी रास्ते में, हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर वाला मीडियम रेयरर है और नीचे वाला डेंसर। तो अब बी को जो आगे ट्रैवल करना है वो उसी रेयरर मीडियम में ट्रैवल करना है। इस मीडियम में स्पीड हमने v1 अज्यूम किया, तो अगले टाउ टाइम में ये बी जब सी तक पहुंचेगा तो v1 टाउ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, और अब ए जब आगे बढ़ेगा तो उससे ज्यादा ट्रैवल करेगा या कम, कम ट्रैवल करेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगा, तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो गया, v2 टाउ डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, ऑब्वियसली v2 टाउ लेस देन v1 टाउ होगा, तो ये कम ट्रैवल करेगा, और उसकी वजह से आप देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट पैरेलल नहीं चल पाएगा, ये पोर्शन ज्यादा चल गया और ये पोर्शन जो है वो कम चला, तो वो थोड़ा पीछे रह गया। इसकी वजह से इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह गया। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं, तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल बनाएगा, तो यहां से जो वेवलेट निकलेगा उसको परपेंडिकुलर रहने के लिए सीधा डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा। अगर थोड़ा इधर बेंड करेगा तो और परपेंडिकुलर नहीं रह पाएगा, इसीलिए इस लाइट को थोड़ा इधर बेंड करना पड़ेगा, यानी कि लाइट बेंड कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों लाइट बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वेव फ्रंट चेंज हो गया, वेव फ्रंट अपने आप को बेंड कर लिया, सो अकॉर्डिंगली लाइट को बेंड करना पड़ा, सो दैट लाइट रिमेन्स परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट क्यों बेंड हुआ वो क्लियरली दिख रहा है कि वेव फ्रंट बेंड होगा। तो हेंस हम लोग यहां से ये भी दिखा सकते कि क्यों लाइट रे जब रेयरर से डेंसर जाता है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रे ऑप्टिक्स नहीं बताता, वेव ऑप्टिक्स बताता। उसी तरह से जब डेंसर से रेयरर जा रहा होगा तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों होगा वो भी देखेंगे। अब देखिए इसमें भी आप फर्स्ट लॉ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ कंस्ट्रक्शन। और सेकंड लॉ आप प्रूव करना शुरू कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 90 माइनस आई, ये होगा आई, हुआ कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये 90 माइनस आर और ये आर। तो ट्रायंगल में आपको आई और आर दोनों दिख गया। आप साइन आई का वैल्यू निकालिए, साइन आई क्या होगा भाई, साइन आई विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC,
और BC को लिख सकते हैं V1 टाउ अपॉन AC। और साइन R अगर लिखना हो क्या लिखेंगे बोलो? साइन R लिखेंगे इस ट्रायंगल की मदद से, ये पॉइंट तो लिखा ही नहीं कुछ, D लिख लो, AD अपॉन AC, AD अपॉन AC यानी V2 टाउ अपॉन AC। और जब दोनों का रेशियो लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू V1 बाई V2, यही आ गया। तो स्नेल्स लॉ तो यही कहता है ना, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो यही कहता है कि साइन I बाई साइन R का जो रेशियो है इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये दोनों पेयर ऑफ मीडिया में जो स्पीड है वो तो सेम है, तो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया तो ये कांस्टेंट प्रूफ हो गया। और इसको हम लोग थोड़ा बदल के V1 बाई सी इंटू C बाई V2 अगर लिख दें, C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो C बाई V2 को N2 लिख पाएंगे और V1 बाई C को 1 बाई N1 लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा N2 बाई N1 which is equal to N2 1। तो हमने उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी लिख दिया। जब इतना आप लिख लें उसके बाद फाइनली बस ये लिखना है फर्स्ट लॉ के लिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। प्रूव हो गया। जल्दी से कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसमें अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, जब लाइट बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। कब बेंड करेगा? जब रेयरर से, सॉरी ये तो रेयरर से डेंसर था, डेंसर से रेयरर जा रहा होगा तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल कैसे होगा? देखिए ध्यान से, तो ये हमारा रिफ्रेंट हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये फिर से इंसिडेंट रे है, तो दूसरा इंसिडेंट रे। अब देखिए ध्यान से, ये जितना टाउ टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो अगेन v1 टाउ होगा। अब क्योंकि इसमें जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, रेयरर में जा रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो वेव फ्रंट ये जितना चला है ये पोर्शन उससे ज्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा बताइए? अरे भाई ये पोर्शन ज्यादा चला ना और ये पोर्शन कम चला, तो ये फिर से बेंड हो गया। लेकिन अब अगर लाइट रे को इसके परपेंडिकुलर रहना है तो सीधा जाने से काम होगा? नहीं। इधर जाने से काम होगा? नहीं। जब वो इधर जाएगा तब वो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा भाई? तो ये इस बार आर जो है वो बढ़ गया, यानी कि लाइट बेंड हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। बाकी वैसे ही दो ट्रायंगल्स बन गए, और जिस तरह से हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें प्रूव किया वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, इसको भी आप लोग कॉपी कर लेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, वो है कि रिफ्रैक्शन जब होता है तो लाइट का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उस पर क्या असर पड़ता है। पहले तो ये समझ ले, अभी N21 हमने लिखा, क्या चीज? V1 बाई V2। इसको लैम्डा के टर्म्स में भी लिखेंगे। तो बेसिकली हम लोग इस पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन लैम्डा, न्यू एंड वी। ये तीन जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी एंड वी मतलब स्पीड। इन तीनों पे रिफ्रैक्शन का क्या असर होता है, ध्यान से सुनो। पहला, ध्यान से देखिए, जब लाइट ट्रैवल करता है रेयरर से डेंसर तो हम लोग को मालूम है कि स्पीड तो बदल जाएगा। चाहे डेंसर से रेयरर भी जाए तो स्पीड तो बदलना है, बढ़े या घटे लेकिन बदलना है स्पीड। अच्छा, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? लैम्डा बाई टी इक्वल्स टू वी, या फिर लैम्डा न्यू इक्वल्स टू वी, क्योंकि हमको मालूम है 1 बाई टी इक्वल्स टू न्यू होता है। तो देखिए, अगर स्पीड बदल रहा है तो इन दोनों में से भी तो किसी एक को कम से कम बदलना चाहिए कि नहीं? अगर स्पीड घट रहा है तो किसी एक को घटना चाहिए, तो कौन बदलता है? तो ध्यान से समझिएगा, रिफ्रैक्शन में आप याद कर लीजिए, रिफ्रैक्शन में नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड चेंज नहीं होता, न्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो क्या बदलेगा भाई? लैम्डा। समझे? तो इसका मतलब लैम्डा 1 न्यू 1 इक्वल्स टू v1 और लैम्डा 2 न्यू 1 तो सेम ही रहेगा, लैम्डा 2 न्यू इक्वल्स टू v2। यानी कि जहां भी v1 बाई v2 है वहां क्या लिख सकते हैं बोलो? लैम्डा 1 बाई
समझ रहे हैं? तो अगर स्पीड बढ़ रहा है तो वेवलेंथ भी बढ़ रहा है, स्पीड घट रहा है वेवलेंथ भी घट रहा है। कारण क्या है? मान लीजिए यहां सोर्स है, सोर्स ने साइकिल्स मान लीजिए 10 साइकिल पर सेकंड एमिट किया और आपके पास 8 ही साइकिल पर सेकंड मिला, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? भाई बीच का 2 वेव गया ना, है ना? वो हो सकता है कि कंप्रेस हो जाए, लैम्डा को कम कर ले, लैम्डा को बढ़ा ले, लेकिन जितने साइकिल्स पर सेकंड सोर्स एमिट कर रहा है उतना ऑब्जर्वर के दूसरे मीडियम में भी ऑब्जर्वर के पास पहुंचना चाहिए, इसीलिए न्यू चेंज नहीं करेगा। तो यहां मान लो स्पीड ज्यादा है तो लैम्डा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, ठीक है? बड़ा है लैम्डा, ठीक। और उसके बाद जब इस मीडियम में आएगा ना तो लैम्डा छोटा हो जाएगा, अगर स्पीड कम है तो लैम्डा छोटा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड वो सेम रहेंगे, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो किस क्या क्या असर हुआ? लैम्डा चेंजेस, स्पीड चेंजेस, बट न्यू रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्या बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो M21 है उसको जब हम V1/V2 लिखते हैं तो क्या उसको हम लोग λ1/λ2 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना? अच्छा, ये हो गया इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन और लैम्डा, न्यू एंड वी। रिफ्लेक्शन का क्या असर होता है? रिफ्लेक्शन का क्या असर होता है? रिफ्लेक्शन का इन पे कोई असर नहीं होता है। लैम्डा सेम रहता है, न्यू सेम रहता है, वी सेम रहता है। केवल चेंज क्या होता है? फेज चेंज हो जा सकता है। फेज मतलब हमने शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, फेज क्या होता है? फेज, हाँ, वही जो उसके वाइब्रेशन को डिसाइड करता है कि मीन पोजीशन से कहां पे होगा वाइब्रेशन। तो वो भी रिफ्लेक्शन अगर डेंसर मीडियम के बाउंड्री पे होता है, जब लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा हो उस समय अगर रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन हो जाए, तो उस रिफ्लेक्शन में फेज पाई से चेंज हो जाता है। पाई से, जब कहां से कहां जा रहा हो? रेयरर से डेंसर, डेंसर वाले मीडियम पे क्या हो? रिफ्लेक्शन हो। जैसे लाइट अगर ट्रैवल कर रहा हो कहां से? एयर से ग्लास पे जाए और रिफ्लेक्शन हो जाए, तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा वहां पे फेज कितना से चेंज हो जाएगा? पाई से, ठीक है भाई? लेकिन अगर वही डेंसर से रेयरर जा रहा हो और तब रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है भाई, तो उस केस में फेज सेम रहता है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन का क्या असर हुआ, रिफ्रैक्शन का क्या असर हुआ, ये सब हमने देख लिया। जल्दी से कॉपी कर लिया।